बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इमरान खान न्याजी साहब ने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ एक नया फंदा तैयार करना शुरू कर दिया है। ख़बरें ये हैं कि जनाब नैब की तरफ से ये तजवीज़ आई और इस तजवीज़ को फौरी तौर पर बाकायदा वज़ारत कानून ने आगे फारवर्ड कर दिया है, यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब को। और अब कहा जा रहा है कि ये जो फ़िनांस बिल आएगा उसमें इस तजवीज़ को कानून के तौर पर पेश कर दिया जाएगा। बहरहाल अब वो क्या चीज़ है वो मैं आपके इल्म में लाता हूँ। नैब ने ये कहा है कि जनाब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स के 20 साल जितने टैक्स रिकॉर्ड है ना उस तक हमें रसाई दे दें और 2001 से 2021 तक हमें सारे के सारे वो रिकॉर्ड जो हैं वो फराहम कर दिए जाएँ। ये FBI के पास ये रिकॉर्ड होते हैं और FBI की शिक 216 है जिसके तहत वो राजदारी का एक है कि आप अपने क्लाइंट को या जो टैक्स पेयर है थोड़ा या ज़्यादा वो किसी और को आप उसकी चीज़ें फराहम नहीं कर सकते। ये नैब अब मांग रही है इख्तियार। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि ज़ाहिर है जो इमरान खान के साथ है उन्होंने तो कुछ नहीं पूछना ना, मसलन उनको तो कोई भी नहीं पूछ सकता। ये जो पंजाब के वजीर हैं, ये जो वद के लोगों को गल्लां कर रहे हैं, उनको तो कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा किनको? पूछेगा आ जाके वो उनको जो कि उनके सियासी मुखालफिन हैं। मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त होगी और पीपल्स पार्टी भी साथ होगी और फिर उसके बाद ये अपने इत्तेहादियों को भी बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस पर नून लीग की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो रद्द-ए-अमल जो है वो कहता है कि जनाब नैब के वो इख्तियारात देना तो मतलब ये है कि एक नया फंदा तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब के गोशवारे पब्लिक किए जाएँ। जो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेता है या लेता रहा है उसके असासे पब्लिक को ज़ाहिर किए जाएँ कि उनके पास एसेट्स कितने हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और ये वैसे होगा नहीं लेकिन होना ज़रूर चाहिए। इसकी मैं पूरी सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि हमारा जो मुल्क है इसमें जो मालिको मुख्तार लोग हैं वो उनका पता नहीं चलता कि किस तरह से उनका पापा जोन्स पिज़्ज़ा बन गया। ठीक है, उनके बारे में कोई नहीं बता सकता कि किस तरह से लोग बाहर जाकर नेशनलिटियाँ ले लेते हैं और वहाँ पर उनके बच्चे पड़े होते हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि यहाँ के जो पुलिस एहलकार होते हैं वो कनाडा में जाके किस तरह सेटल हो जाते हैं, छुट्टी लेके चले जाते हैं। दोहरी शहरियत है कितने लोगों की, कुछ पता नहीं चलता। लोगों की जो है ना कुड़ किते है अंडे किते है। मतलब मैं आपको थोड़ी बात में ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ऐसे लोग जिन्होंने गलत मलत फैसले किए हैं ना, हमारी अगर अब ददलिया की तारीख देखें तो उसमें हमें बाबा डैम वाला भी मिलता है, उसमें हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को सज़ाएँ दी हैं या सियासी मुखालफिन उस वक़्त की जो हुकूमत के थे उनको उन्होंने वावा रगड़ा लगाया हुआ है। तो ये सारे लोग जो हैं ये क्यों करते रहे? ये इनको कानून का पता था, इनको इल्म था कि यार हम गलत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ये आप देख लें जो नसीब हसन शाह साहब थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे। मैं ये दुआ हर एक के लिए इसलिए करता हूँ कि मेरे समेत हर इंसान गुनाहगार है। अच्छा, अब वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन जब भुट्टो साहब को सज़ा हो गई उसके काफ़ी साल बाद जाके, कोई 30 साल बाद जाके उन्होंने इस बात का इकरार किया एक इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब के फ़ैसले में हम पर प्रेशर था और हमसे कहा गया था ये करें, तो उनके साथ बहरहाल ज़्यादती हुई। ये उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो वो इन्होंने क्या फ़ायदा हासिल किया था पता करना चाहिए ना, उनके एसेट्स सामने आने चाहिए। कभी नहीं किसी जज के एसेट्स इस तरह सामने आए, कभी नहीं पता चल सका कि वो जो सैलरी ले रहे थे उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक था कि नहीं था। सिर्फ एक जज के लिविंग स्टैंडर्ड को देखने की कोशिश की गई और उसको हर तरफ से घेरने की कोशिश की गई। उसका नाम है जस्टिस काजी फायज़ ईसा। और वो क्यों की गई? वो इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए थे जो मुक़्तदरा को पसंद नहीं आए और वो मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ जाते थे। उनके कुछ ऐसी जो इंतज़ामी
पोजीशनें थी वो उससे डिस्टर्ब होती थी, तो लिहाजा उन्होंने फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस आया, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने रेफरेंस ख़त्म कर दिया, फिर नज़र षानी की दरख्वास्त आई, फिर उड़ा दी, फिर उड़ाई पई है। तो मकसद ये है कि सिर्फ एक जज जो है वो ऐसा है, बाकी सारे जो दुनिया से जा चुके जजेस भी हैं या जो जजेस या ब्यूरोक्रेट्स या अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट में रहने वाले लोग जो मेक एंड ब्रेक करते रहे हैं, उनकी किसी ने कभी नहीं पता किया कि जनाब उनकी जायदाद कितनी, उन्होंने क्या बनाया, उनकी सैलरी कितनी थी, वो उनकी जो लिविंग थी वो अपने आमदनी के एतबार से थी कि नहीं थी। ये वो चीज़ है जो जड़ा ना जिदा पिट स्यापा असल च पिया है, और ये पिट स्यापा जो है ना ये एक मुद्दत से पड़ा हुआ है। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दूसरा दौर था, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बैंकों से ना दहिंदगान थे और जिन्होंने लोन लिए हुए थे, वो सियासतदान भी और जो ताजर तबका था, जो बिजनेसमैन है, उनके भी उन्होंने सब के नाम जो हैं कौमी असम्बली में ले कर दिए। और वो उन नामों में हाकम अली जरदारी साहब का भी नाम था कि उन्होंने वो नादहिंदा थे, किसी बैंक से उन्होंने बिज़नेस के लिए पैसे लिए थे और फिर उनको प्रॉपर वापस नहीं किया था, उनका नाम भी था। यानी बेनज़ीर ने इतनी ईमानदारी के साथ वो चीज़ें पेश की कि उसमें उनके ससुर का नाम था, तो उन्होंने कोई गल नहीं, दियो नाम दे दिया। लेकिन बेनज़ीर साहबा की उस हरकत के बाद, उस ईमानदारी के बाद, चलें ये कह लें, उस ईमानदारी के बाद वो जो बिजनेसमैन थे ना जितने, वो सारे बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और फिर वो ऐसे इकट्ठे हुए और फिर उनको कैश कराया मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने कट्ठ बनता चला गया। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन जो है वो पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता, नवाज शरीफ को पसंद करता है, ठीक है, वो काफ लीग को पसंद कर लेगा, वो परवेज़ मुशर्रफ को पसंद कर लेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करेगा। तो मैं कहना असल में ये चाहता हूँ कि जेड़ा पन्नोगे वही लाल है। आप कोई तबका उठा के देख लें, वो तबका जो है ना उसने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा वसूल किया हुआ है इस मुल्क की इकानमी में से। मेरा हाथ नहीं पड़ता, इसलिए मैं भाजी इतने बह के धरना गल्लां कर रहे हैं। जिनका हाथ पड़ता है वो कर गया रहे काम। और ये जो असूल है ये सबके ऊपर इसी तरह से लागू हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के, सिविल हों या मिलिट्री के हों, या जो मेक एंड ब्रेक की पोजीशन में रहने वाले लोग हैं, पुलिस के हों। मैंने कल भी एक मिसाल दी थी, एक यहाँ पर डीआईजी हुआ करते थे, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, सीसीपीओ थे वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने अब कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में अपनी रहायशें इख्तियार कर ली हुई हैं और वहाँ पर जाके रह रहे हैं, बड़े ठाठ बाट के साथ रह रहे हैं। तो वो सब लोग जो हैं उनके एसेट्स सामने आने चाहिए। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा का मुतालबा जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये तो बड़े आसान टास्क है ना, हमारा टारगेट है हर एक का, मेरा भी आपका भी, और जी हुकूमत होती है तो ज़ाहिर है कि बहुत आसान है कि आप अपने सियासी मुखालफिन को जो है ना वो डरा धमका के उनकी या हमदर्दियाँ तब्दील करवा लें, या फिर ये है कि जनाब वो उनके साथ आप लेन देन कर लें, जो नहीं मानते तो फिर तुंदे पड़ के। मतलब ये तो बड़ा आसान एक तरीक़ेकार मौजूद है। और उसके लिए जो है नैब ने तजवीज़ भी दी है और एक नया पंडोरा बॉक्स इसको खुलेगा। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है इस तजवीज़ को फिनांस बिल का हिस्सा बनाती कि नहीं बनाती, क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी और कानून साजी फिनांस बिल में ही होगी, और वो उसको हिस्सा बनाना चाहती है कि नहीं जाती इस बारे में अभी नहीं पता। बाल फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि हमने तजवीज़ आगे भिजवा दी थी, आगे अब हुकूमत की मर्ज़ी है वो करती कि नहीं करती, लेकिन वो उन्हें आगे भिजवा दी हुई है। ये जो मामला है ये इतना सादा नहीं है, इस पर थोड़ा सा गौर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इख्तियार चेयरमैन नैब को या नैब को मिल गया तो फिर तो सारे सियासतदानों का मिल जाएगा ना। इमरान खान साहब की अपने जो 2002 के गोशवारे थे उन्होंने शो किए थे, उसमें वो बनी गाला नहीं शामिल था, ठीक है, उसके बाद बनी गाला शामिल हो गया, हालांकि वो ज़मीन उन्होंने 2001 में ख़रीदी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फिर आ जाएंगी उसमें, और फिर उसके नतीजे में खान साहब से भी खिड़की फिट हो सकती है। अब हो सकता है कि इमरान खान को कोई बात ये कल बता दे दे, वैसे मुश्किल होता है हुक्मरानों को इस किस्म की बात समझ आना ना। इमरान खान तो खैर चलें ठीक है, सियासतदान भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, लेकिन इनसे काफ़ी ज़हीन फ़तीन सियासतदान जो रहे हैं उनको भी ये बातें समझ नहीं आती थी जब वज़ीर-ए-आज़म होते थे। मसलन ये नवाज शरीफ साहब को नहीं समझ आती थी, जरदारी पिटता मर गया
गया कि बाढ़ तरेड़ का कुछ कर ला, नहीं मने। वो पिटदा मर गया कि नैब कानून का कुछ कर ला, वो नहीं माने इस बात को, कि उनका ख्याल था कि मैं कदों फंसना, मेरा तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन देख लें उसमें वो फिट भी हुए, उन्हें सजा याफ्ता भी हैं 2 केसों में। तो इस तरह की बातें जो है ना हुक्मरानों को समझ नहीं आया करती। बहरहाल हो सकता है आज ये एक सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब दूसरी एक और सियासी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में आए थे, और पंजाब में उन्होंने 8 दिन यहाँ पे डेरा लगाया। बहुत सारी उसके हवाले से खबरें भी मैंने दी, और फिर अब ये वो नाकाम व नामुराद पंजाब से वापस चले गए हैं। ये जो बात है ये इस तनाज़र में है, नाकाम और नामुराद वो वापस चले गए हैं कि उनको कोई बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई, यानी पीपल्स पार्टी को किसी बड़ी शख्सियत ने ज्वाइन नहीं किया। जिन 2 शख्सियात ने मुलाकातें की उनमें से एक के बारे में पीपल्स पार्टी ने दावा नहीं किया था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, मंजूर भट्टू साहब, और दूसरी शख्सियत थी एजाज रियाल साहब, उनके बारे में उन्होंने दावा किया था। एजाज रियाल साहब बाद चो मुकर के जनाब मैं तो कोई नहीं, मैं तो वैसे मिलने गया था, मेरे बड़े दरीना ताल्लुकात ने, हवरे बैंटे खेड़ते रहे इकट्ठे, लेकिन बाहर वो बाद में मुकर गए। अच्छा, अब बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब नाकाम वापस क्यों गए? यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ मुलाकातें करके या मुलाकातें करने से इनकार क्यों किया? जिन्होंने मुलाकातें की बाद में मुकर क्यों गए, और वो नाकाम क्यों हो गए? बड़ी ज्वाइनिंगें क्यों नहीं हो सकी? बड़े जो लोग उनके साथ राब्ते में थे, मसलन जुल्फ़कार खोसा साहब हो गए, मिसाल के तौर पे नदीम अफजल चंद साहब हो गए, मिसाल के तौर पे इम्तियाज़ सफदर वड़ाइश साहब हो गए, या इस तरह की और शख्सियात जो हैं वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? उसकी जो वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने पिछले 12 साल से कम अज़ कम, हाँ 12 साल से पंजाब को मुकम्मल तौर पर लावारिस छोड़ा हुआ है, और पंजाब की तंजीम की तरफ कोई ध्यान उनका नहीं है। वो सिर्फ सिंध खेलते रहे और वही उनका मसला है। दूसरी वजह यह है कि जनाब ये जो पंजाब की तंजीम है यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं। फ़र्ज़ करें कोई शख्सियत ज्वाइन कर लेती है पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को छोड़ के, उसके बाद जाहिर है कि उसके ऊपर हुकूमत का प्रेशर आएगा, और उसके कोई ना कोई उसके मनफी पहलू ज़िंदगी के होंगे। तो अगर उसको यहाँ पर बाद में पंजाब हुकूमत तंग करती है तो वो किधे के जाके रोएगा? पंजाब का तो उहदेदारी कोई नहीं, और जो आसिफ जरदारी साहब हैं उन तक तो हर बंदे की रसाई हो ही नहीं सकती, उनने तो दोबारा टकरना ही नहीं, उन्होंने वो क्या करेगा? लिहाजा लोगों ने इससे भी एतराज़ बरता। तीसरी वजह जो इन दोनों से ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं और आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने पंजाब के इश्यूज़ पर बात करना बंद कर दिया हुआ। एक मुद्दत से वो इस पर बात नहीं करते। आपने नोट किया होगा कि वो सिंध का रोना रोते हैं कि वहाँ पर फंड्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर वफाकी हुकूमत इंटरफेरेंस कर रही है, वो इस बारे में बात ज़रूर करते हैं। पंजाब के बारे में बात नहीं करेंगे। पंजाब का भी 300 अरब रुपया सरकार इस बार खा गई। इस पर मैंने वीलॉग भी किया था, आपको याद होगा। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे यहाँ पर यानी चौधरी परवेज़ लाई ने इवन हसन मुर्तज़ा से कहकर इस पर बात भी करवाई असम्बली के फ्लोर के ऊपर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से, पीपल्स पार्टी के सदर की तरफ से, यानी आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कोई इस पर बात नहीं की गई। पंजाब में बिजली का बहरान भी है। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर जैसे शहर में है, और देहातों में तो 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है इस पर बात नहीं करती। ठीक है, महंगाई कराची में है तो लाहौर में भी है, लाहौर की बात नहीं करते। डेवलपमेंट लाहौर में नहीं हुई, जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई वो भी दूसरों की थी। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पीपल्स पार्टी इस पर बात नहीं करती। हॉस्पिटल्स में जो हैं वो नहीं मिल रही अपना अद्वियात, उस पर पीपल्स पार्टी बात नहीं करती। तो जब आप पंजाब के लोगों के इश्यूज़ के साथ इररेलेवेंट हो जाएंगे तो पंजाब के लोग भी आपके साथ इररेलेवेंट हो जाएंगे, फिर वो उन्हीं के साथ जाएंगे जो उनकी बात करते हैं, और उसके लिए नून लीग मौजूद है। लिहाजा लोग जो हैं उनका टिल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी वजह है, और इस बारे में पीपल्स पार्टी पंजाब के जितने भी रहनुमा माजी में रहे हैं
कायरा साहब हो गए, अपना चौधरी मंजूर साहब हो गए, हसन मुर्तज़ा साहब हो गए, या इनसे पहले भी जो रहे हैं, वो सब के सब अपनी पार्टी की आदत को पिट मरे हैं कि जनाब इत्थे भी आओ, इत्थे भी रहो, आके हमारे इशू पर भी बात करें। लेकिन वो नहीं करते, वो सिर्फ खुद को अपने आप को सिंध तक महदूद रखने में ही दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए जब इस बार जरदारी साहब आए हैं तो वो नाकाम वापस गए। असल वजूहात जो हैं वो ये हैं। अलबत्ता जरदारी साहब समझते हैं उनका दौरा कामयाब है, क्योंकि वो एंटी नवाज़ वोट इकट्ठा करना है सन, उनके ख्याल में उस हवाले से उन्होंने अपनी जो है एक गेम वो खेलनी शुरू कर दी है, और उनका कहना है कि आइंदा इलेक्शन से पहले ही मैं काम कर लूँगा। अब वो इसमें कितना कामयाब होंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका फ़िलहाल पंजाब में रिवाइवल का एज सच कोई चांस नहीं। ये मेरा ख्याल था, हो सकता है आपसे इत्तेफाक ना करते हो। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।